हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जनवरी 2026 महीने की प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन के शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीम आईएसपीसी सेंटर के द्वारा हमारे यूट्यूब चैनल आईएसपीसी सेंटर पे हर एक महीने की प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन के शॉर्ट नोट्स को डिस्कस किया जाता है। तो आज इसी कड़ी के रूप में जनवरी महीने की प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन को डिस्कस किया जाएगा। यह जो मैगजीन है वह जनवरी 2026 की मैगजीन है। ठीक है, आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे कि अभी दिसंबर मंथ भले ही है, लेकिन जो मैगजीन है जनवरी 2026 की वह आ चुकी है, लेकिन इसमें कंटेंट आपको नवंबर मंथ के मिलेंगे। तो आप लोग हेडिंग को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे कि जनवरी का मैगजीन अभी कैसे आ गया। प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन इसी तरह से पब्लिश होती है। ठीक है, तो हम लोग आज जनवरी 2026 की मंथली मैगजीन के शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करेंगे। शॉर्ट नोट्स को कई सारे सेक्शन में डिवाइड किया गया है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण पारिस्थितिकी, स्मरणीय तथ्य, खेलकूद, नियुक्तियां, यानी कि सारे सेक्शन का जो कंटेंट है प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन में दिया हुआ, उन सभी को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हैं। इसके PDF के लिए आप लोग 8375934036 या 9870564701 दो में से किसी भी नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप लोग इसके PDF के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम में सबसे पहला और सबसे जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वह है 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025। बिहार में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? 243 विधानसभा में सीटों की कुल संख्या है। बिहार का जो चुनाव हुआ विधानसभा का वह 2 चरणों में संपन्न हुआ है। पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को कराया गया 121 सीटों पर, और दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को कराया गया 122 सीटों पर। तो टोटल हो गया 243 सीट। ठीक है, 2 चरण में हुए, 6 नवंबर और 11 नवंबर को। मतगणना का जो कार्य है वह 14 नवंबर को मतगणना का कार्य संपन्न हुए हैं। चुनाव आयोग की डेटा के अनुसार बिहार में कुल मतदाता 7,43,00,000 यानी कि 7.43 करोड़ बिहार में कुल मतदाता हैं, जिनमें से पुरुष मतदाता 3.92 करोड़, महिला मतदाता 3.50 करोड़, प्लस में ट्रांसजेंडर हैं 1725। यह चुनाव आयोग के डेटा के अनुसार है बिहार में कुल मतदाता। ठीक है, तो 2 चरण में चुनाव हुए, 6 और 11 नवंबर। मतगणना हुआ है 14 नवंबर को। जब मतगणना हुआ 14 नवंबर को तो चुनाव परिणाम हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से 2 गठबंधन के बीच यहाँ पर चुनाव लड़े जा रहे थे। एक गठबंधन था एनडीए गठबंधन, जो कि बीजेपी और जदयू के नेतृत्व वाली गठबंधन थी, और दूसरा था महागठबंधन, जिसमें कि कांग्रेस और आरजेडी प्रमुख पार्टियां थी। एनडीए को 243 में से 202 सीटें मिली है और महागठबंधन को 35 सीटें प्राप्त हुई है। अगर सबसे बड़ी दल के रूप में देखा जाए तो एनडीए में 202 सीटें जो मिली हैं उनमें सबसे बड़ी दल है भारतीय जनता पार्टी। बिहार विधानसभा 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी दल बनकर उभरी है भारतीय जनता पार्टी 89 सीटों के साथ। दूसरे नंबर पर है जनता दल यूनाइटेड 85 सीटों के साथ। एनडीए में अन्य दलों का प्रदर्शन देखा जाए तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 19 सीटों के साथ, और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है, इनको 5 सीटें मिली है, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, इनको 4 सीटें मिली है। यह है एनडीए का प्रदर्शन। दूसरी तरफ अगर महागठबंधन या फिर जिसे इंडिया ब्लॉक कहा जाता है, इसका अगर प्रदर्शन देखा जाए तो आरजेडी को 25 सीटें मिली है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 6 सीटें मिली है, सीपीआई एमएल को 2 सीटें मिली है, सीपीआई को 1 सीटें मिली है, और आईआईपी इंक्लूसिव इंडिया पार्टी इन्हें एक सीटें मिली है। इसके अलावा 202 सीटें हो गया एनडीए को, और महागठबंधन को हो गया 35 सीटें। इसके अलावा एआईएमआईएम जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, इनको 5 सीटें मिली है, और बीएसपी जो कि मायावती की पार्टी है, इनको 1 सीटें प्राप्त हुई है। तो कुल मिलाकर बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243। हमने विधानसभा चुनाव को और चुनाव परिणाम को हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। इसके अलावा बिहार विधानसभा के चुनाव के बारे में ज़्यादा जानकारी बिहार करंट अफेयर में भी पहले डिस्कस किया जा चुका है। नवंबर महीने की जो वीडियो आई है बिहार करंट अफेयर की, उसमें, और एक ईयरली मैगजीन भी आएगी, ईयरली कंपाइलेशन बिहार करंट अफेयर का, उसमें भी डिस्कस किया जाएगा।
इस चुनाव से संबंधित अन्य जानकारी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मतों से जीत प्राप्त हुई है जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे रुपौली विधानसभा से कलाधर मंडल को, और सबसे कम वोट से जो जीत प्राप्त हुई है उन उम्मीदवार का नाम है राधा चरण साहू। ये संदेश विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये भी जनता दल यूनाइटेड से संबंधित हैं। तो सर्वाधिक मत से जीत और न्यूनतम मत से जीत कलाधर मंडल और राधा चरण साहू। महिला विधायकों की संख्या, एक काफ़ी अच्छी बात जो इस बार चुनाव परिणाम से हमें देखने को मिला वह है कि महिला विधायकों की संख्या में वृद्धि हुई है। 2020 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, 2020 के विधानसभा चुनाव में महिला विधायकों की संख्या जो थी 25 थी, जो विधायक चुनकर आए थे। तो चुनाव के पश्चात 25 महिला विधायक चुनकर आए थे सदन के अंतर्गत। लेकिन इस बार 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ है, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के पश्चात महिला विधायकों की संख्या में वृद्धि हुई है और वर्तमान समय में महिला विधायकों की कुल संख्या है 29। इसके अलावा इस चुनाव की कई अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां काफ़ी जो चर्चित रहा वह यह है कि 10वें बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार, और इसके लिए इनका नाम आप देखेंगे कि हाल ही में नीतीश कुमार के द्वारा सर्वाधिक बार यानी कि 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कारण इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, 10वें बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के शपथ लिए 10वीं बार, और इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन में इनका नाम शामिल किया गया है। इसके अलावा हाल ही में 20 नवंबर को इनका शपथ ग्रहण हुआ मुख्यमंत्री के पद पर। नीतीश कुमार 20 नवंबर को 10वें बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए, और इनका शपथ ग्रहण समारोह कहां पर संपन्न हुआ? गांधी मैदान पटना में। राज्यपाल जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई नीतीश कुमार को, तो राज्यपाल का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। एक और महत्वपूर्ण बात है कि देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्रियों में नीतीश कुमार का 8वां स्थान है। सबसे लंबा कार्यकाल रहा है पवन कुमार चामलिंग का, जो कि सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे हैं, और कार्यकाल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अभी 8वें नंबर पे है नीतीश कुमार। ठीक है, और ये हमने ऊपर डिस्कस किया कि सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कारण नीतीश कुमार का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वह बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से संबंधित हैं। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पर आते हैं, लेकिन अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। वहीं पे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे तैयारी से संबंधित। दूसरा पॉइंट है, हाल ही में लखनऊ को पाक कला श्रेणी में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि जो यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है उसमें लखनऊ को हाल ही में पाक कला श्रेणी गैस्ट्रोनोमी में लखनऊ को शामिल किया गया है। विश्व में अभी 408 शहर इस सूची में शामिल हैं। इस वर्ष 58 शहरों को शामिल किया गया है, और इन 58 शहरों को शामिल करने के पश्चात अभी यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल शहरों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 408 शहरों की कुल संख्या है। और इस बार वर्ष 2025 में कितने शहरों को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की सूची में शामिल किया गया है? तो इस बार 58 शहरों को शामिल किया गया है, जिनमें से एक शहर है लखनऊ, जिसे पाक कला श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके बारे में और अगर आप जानकारी देखेंगे तो यूनेस्को का यह सिटीज नेटवर्क 8 श्रेणियों में शहरों का नेटवर्क है। जो 408 शहर अभी हमने बताया कि इस नेटवर्क सिटी नेटवर्क के अंतर्गत टोटल 408 शहर शामिल हैं। तो ये 408 शहरों की मिलाकर कुल 8 श्रेणियां हैं। शहरों को कुल 8 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जैसे एक है शिल्प एवं लोक कला, दूसरा है डिजाइन, तीसरा है फिल्म, चौथा है गैस्ट्रोनॉमी जिसे पाक कला श्रेणी जिसमें लखनऊ को शामिल किया गया, पांचवा है साहित्य, छठा है वास्तुकला, सातवां है मीडिया कला और आठवां है संगीत। यानी कि यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज रैंकिंग नेटवर्क में शहरों को कुल 8 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, और ये शहरों की श्रेणियां हैं। लखनऊ को शामिल किए जाने के पश्चात इस सूची में शामिल भारतीय शहरों की कुल संख्या हो चुकी है 9। यानी कि पहले से 8 भारतीय शहर इस सूची में पहले से ऑलरेडी शामिल हैं। ठीक है, यानी कि जो अभी 408 शहर कुल मिलाकर जो इस सूची में शामिल हुए, इनमें से 58 शहर इस बार शामिल किए गए। उनमें से एक शहर लखनऊ भी है, लेकिन पहले से ही इस सूची में 8 भारतीय शहर शामिल हैं, और लखनऊ को मिलाकर इसमें शामिल भारतीय शहरों की संख्या हो चुकी है 9। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा शहर, जो अभी हमने शहरों की रैंकिंग ऊपर 8 श्रेणियां बताई, तो कौन से शहर किस श्रेणी के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। जयपुर शिल्प एवं लोक कला श्रेणी, वाराणसी संगीत, चेन्नई संगीत, मुंबई
फिल्म, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी, श्रीनगर शिल्प एवं लोककला, ग्वालियर संगीत, कोझिकोड साहित्य और लखनऊ गैस्ट्रोनॉमी। तो इस प्रकार से वर्तमान समय में 9 शहर जो हैं यूनेस्को की इस सूची में शामिल हैं। ठीक है, और लखनऊ को मिलाकर ये 9 शहर हो चुके हैं। यहाँ पर शहरों की सूची दी गई है और शहरों की श्रेणियाँ यहाँ पर दी गई है, तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ पर सारे टॉपिक को इस महीने से जनवरी से काफ़ी डिटेल्ड डिस्कस किया जा रहा है, ताकि स्टेटमेंट वाइज भी सवाल अगर आप एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो आपको दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ पर हमने यूनेस्को की सूची को डिस्कस किया, तो इसके अलावा कोई फैक्ट्स बचेगा ही नहीं जो इस सूची से संबंधित हो। हमने सारे फैक्ट्स को यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, तो अगर स्टेटमेंट में भी सवाल आएंगे तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस वर्ष 58 शहरों को इस सूची में शामिल किया गया है, इस नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो इन 58 शहरों को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल करने का निर्णय समरकंद उज्बेकिस्तान में 31 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को की 43वीं सम्मेलन में लिया गया। यानी कि हाल ही में यूनेस्को का जो 43वीं शासकीय सम्मेलन होता है वह समरकंद उज्बेकिस्तान में संपन्न हुआ था 31 अक्टूबर 2025 को, और वहीं पर निर्णय लिया गया है कि लखनऊ सहित 58 शहरों को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में इस वर्ष शामिल किया जाएगा। और उसके बाद लखनऊ को शामिल किया गया है और वर्तमान समय में इसमें शामिल शहरों की संख्या हो चुकी है 408, जिनमें से 9 भारतीय शहर इसमें शामिल हैं। अब आइए अगले पॉइंट की ओर। वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे हुए, और हाल ही में आप देखेंगे कि भारत की संसद के अंतर्गत भी वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस पर काफ़ी बड़ा डिस्कशन कराया गया है, जिसमें पक्ष और विपक्ष के विभिन्न नेता इसमें शामिल हुए। और उनका अगर आप भाषण भी सुनेंगे तो कई सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो है वह निकल कर सामने आए हैं, और उन सारे फैक्ट्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे हुए। इसकी रचना कब की गई थी? तो रचना 7 नवंबर 1875 ईस्वी को बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी, और 1875 ईस्वी से आप काउंट करेंगे तो 2025 यह 150 साल पूरा हो जाता है। तो वंदे मातरम की रचना की गई 7 नवंबर 1875 ईस्वी को बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में एक अंश के रूप में इसे प्रकाशित किया। इसे पहली बार 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। आप लोग ध्यान देंगे, इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 7 नवंबर 1875 को की गई, लेकिन पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसे गाया गया? तो 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, तो 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में इसे गाया गया। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। राजनीतिक नारे के तौर पर पहली बार इसका इस्तेमाल 7 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो बंग भंग आंदोलन चलाया जा रहा था, उसी दौरान पहली बार इसका राजनीतिक नारे के रूप में प्रयोग किया गया था, ताकि देशवासियों के अंतर्गत देशभक्ति की भावना उत्पन्न हो और लोग जो हैं एकजुट होकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करें, बंगाल विभाजन का विरोध करें। तो राजनीतिक नारे के तौर पर पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया 7 अगस्त 1905 ईस्वी को बंग भंग आंदोलन के दौरान। 7 नवंबर 1875 को इसकी रचना की गई। तो इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो 7 नवंबर 2025 ईस्वी को वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे हुए हैं, और 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 150 रुपये के स्मारक सिक्का प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया। और 7 नवंबर 2025 से लेकर 7 नवंबर 2026 ईस्वी तक देश भर में इसके लिए स्मरणोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रगीत के रूप में 1950 ईस्वी में इसे वंदे मातरम को अपनाया गया। ठीक है, तो वंदे मातरम से संबंधित इतने सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। और जिस पायलट ने राफेल विमान को उड़ाया, पायलट का नाम था अमित गेहानी। ठीक है, 29 अक्टूबर 2025 ईस्वी को अंबाला वायु स्टेशन से इन्होंने उड़ान भरा, और राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बन गई है द्रौपदी मुर्मू। पायलट का नाम आप लोग याद रखेंगे, पायलट का नाम है अमित गेहानी।
अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, भारतीय हॉकी ने 7 नवंबर 2025 को 100 साल पूरे किए, जिसकी शुरुआत 7 नवंबर 1925 को भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना से हुई थी। यानी कि हाल ही में भारतीय हॉकी ने अपने 100 साल पूरा कर लिया है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 7 नवंबर 1925 ईस्वी को इसकी शुरुआत की गई थी। तो 7 नवंबर 2025 ईस्वी को भारतीय हॉकी ने अपने 100 साल पूरे किए हैं। भारत के सबसे वजनी संचार उपग्रह जिसका हाल ही में प्रक्षेपण किया गया, उसका क्या नाम है? तो भारत के सबसे वजनी संचार उपग्रह का नाम है CMS-03। इसे अन्य नाम जिससे जाना जाता है इस उपग्रह को, CMS-03 को, तो अन्य नाम है इसका GSAT-7R। ठीक है, तो भारत के सबसे वजनी संचार उपग्रह जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया CMS-03, या जिसे इसे अन्य नाम से जाना जाता है, तो वह नाम है GSAT-7R। अब सवाल है कि इसे किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया? सबसे वजनी उपग्रह है अभी तक का, आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, जिस रॉकेट से इसका प्रक्षेपण किया गया है, रॉकेट का नाम है LVM-3M5। ठीक है, CMS-03 सैटेलाइट का नाम है, या फिर GSAT-7R। ठीक है, GSAT-7R ये सैटेलाइट का नाम है, और जिस रॉकेट से इसे प्रक्षेपित किया गया रॉकेट का नाम है LVM-3M5। ठीक है, अभी हमने ऊपर बताया कि सबसे वजनी संचार उपग्रह है, तो कितना वजन है इसका? 4410 किलोग्राम। अभी तक का इसरो का इतिहास का, भारत का इतिहास का सबसे वजनी उपग्रह जिसे इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया, इसका वजन है 4410 किलोग्राम। यह उपग्रह भारत की धरती से प्रक्षेपित अब तक का सबसे भारी उपग्रह है। इसे GTO जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में इसे स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार से यह इतिहास आप देखेंगे इसरो का, भारत का सबसे वजनी उपग्रह जिसे इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। अगला पॉइंट है, तीसरा स्वदेशी जल सर्वेक्षण पोत INS इच्छक को नौसेना में शामिल किया गया है। यह तीसरा स्वदेशी जल सर्वेक्षण पोत है जिसे नौसेना में शामिल किया गया है। अब सवाल है कि अन्य दो कौन कौन हैं? तो पहला INS संधायक और दूसरा INS निर्देशक। पहला INS संधायक और दूसरा INS निर्देशक, और तीसरा जो है INS इच्छक। ये तीन जो है स्वदेशी जल सर्वेक्षण पोत है। आप लोग याद रखेंगे क्या है? ये स्वदेशी जल सर्वेक्षण पोत है। हाल ही में स्वदेश निर्मित किस युद्धपोत को नौसेना में शामिल किया गया? तो INS माहे को हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया है, और इसका निर्माण जो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। 27वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहां पर किया गया? 27वां दिव्य कला मेला का आयोजन लखनऊ में किया गया है। अगला है QS एशिया रैंकिंग 2026। काफ़ी महत्वपूर्ण है QS एशिया रैंकिंग 2026। देखिए, QS एशिया रैंकिंग 2026 के अंतर्गत एशिया के लगभग 1500 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें ओवरऑल देखा जाए एशिया में टॉप 3 यूनिवर्सिटी का देखा जाए तो पहले नंबर पे है यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, दूसरे नंबर पे है चीन का पेकिंग यूनिवर्सिटी, और तीसरे नंबर पे है सिंगापुर का नानयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी। यह है टॉप 3 यूनिवर्सिटी जिसे QS एशिया रैंकिंग में शामिल किया गया। पहला यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, दूसरा चीन का पेकिंग यूनिवर्सिटी, और तीसरा सिंगापुर का नानयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, शीर्ष 100 में देखा जाए तो भारत के 7 संस्थान शामिल है। टॉप 50 में भारत का एक भी संस्थान शामिल नहीं है, लेकिन टॉप 100 में भारत का 100 संस्थान शामिल है, यानी कि इसकी रैंकिंग 51 से 100 के बीच में होगी। ठीक है, तो टॉप 100 में भारत के 7 संस्थान शामिल हैं, जिनमें भारत का वह संस्थान जो QS एशिया रैंकिंग में नंबर 1 पे है, भारत में नंबर 1 पे है, पूरे एशिया में 59th रैंक पे है, वह है IIT दिल्ली, और भारत में नंबर 2 और एशिया में 64वें स्थान पर है, वह है IISc बेंगलुरु। ठीक है, तो यह है QS एशिया रैंकिंग 2026। अब आइए, राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन भारत में किया जाएगा। आप लोग परिचित हैं, यह काफ़ी न्यूज़पेपर की सुर्खियों में रहा है कि 2030 का जो राष्ट्रमंडल खेल होगा, 2030 का राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहां पर किया जाएगा? भारत में। ठीक है, और 2030 ईस्वी में कौन सा राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जाएगा? 24वां राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे 24वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन वर्ष 2030 में कहां पर किया जाएगा? भारत में किया जाएगा, और भारत में अहमदाबाद में आयोजित कराए जाने का इसका प्रस्ताव रखा गया है। 2030 में खेलों के आयोजन को लेकर नाइजीरिया के अबुजा शहर ने भी इस पर दावेदारी की थी। काफी महत्वपूर्ण है, नाइजीरिया के अबुजा शहर को पछाड़कर भारत जो है इसकी दावेदारी पाने में सफल रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस शहर के साथ इसकी प्रतिस्पर्धा थी? तो नाइजीरिया के अबुजा शहर ने भी दावेदारी की थी, और इसको पछाड़ते हुए भारत का अहमदाबाद जो है इसके लिए चुना गया है। तो 24वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 2030 में भारत अहमदाबाद में किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण जो
काफ़ी इससे संबंधित है वह यह है कि वर्ष 2030 जो है राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन का 100वां साल होगा। यानी कि पहले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 में किया गया और 100वें राष्ट्रमंडल खेल 100वां वर्ष जो है इस वर्ष 24वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन होगा। 100वां राष्ट्रमंडल खेल का 100वां जो वर्ष होगा 2030 ईस्वी में, उसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? भारत में। ठीक है, तो 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन का 100वां साल होगा। पहले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पर? कनाडा के हैमिल्टन में। भारत में इससे पूर्व जो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था वह था 2010 ईस्वी में नई दिल्ली में आयोजन किया गया था 19वें राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है, तो भारत में 19वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था वर्ष 2010 ईस्वी में, और अब जो है 24वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जाएगा वर्ष 2030 ईस्वी में। और वर्ष 2030 वह वर्ष होगा जब राष्ट्रमंडल खेल के आयोजन के 100 वर्ष पूरे हो चुके होंगे। पहले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 ईस्वी में कनाडा के हैमिल्टन में किया गया था। ठीक है, तो यह है राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना का तेजस विमान दुबई एयर शो के प्रदर्शन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। भारतीय वायुसेना का तेजस विमान, यह एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है जो दुबई एयर शो है। दुबई एयर शो एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है और प्रतिवर्ष यहाँ पर 2 वर्ष के अंतराल पर देखेंगे तो यहाँ पर प्रदर्शन किए जाते हैं, सैन्य प्रदर्शनी यहाँ पर आयोजित की जाती है। और इसी में इस वर्ष जो है भारत का तेजस विमान इसमें शामिल हुआ था और वहाँ पर प्रदर्शन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस बार का दुबई एयर शो का थीम क्या था? तो दुबई एयर शो का इस बार का थीम था द फ्यूचर इज हियर, भविष्य यहाँ है। अगला पॉइंट है 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न किया गया? गोवा में संपन्न हुआ। फोकस कंट्री कौन था? जापान। पार्टनर कंट्री कौन था? स्पेन। सर्वश्रेष्ठ फिल्म 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्किन ऑफ यूथ है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संतोष दवाखर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उबिमर रियोस और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जारा सोफिया ओस्टान। ठीक है, तो 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान फोकस कंट्री जापान आयोजन किया गया गोवा में। पार्टनर कंट्री का नाम क्या है? तो पार्टनर कंट्री का नाम है स्पेन। सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्किन ऑफ यूथ, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संतोष दवाखर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उबिमर रियोस और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जारा सोफिया ओस्टान। इसके अलावा देखेंगे तो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में 50 वर्ष पूरे होने पर रजनीकांत को विशेष सम्मान दिया गया है। युवाओं को, अगला पॉइंट, युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए युवा रत्न सम्मान योजना किस राज्य में प्रारंभ किया गया? युवा रत्न सम्मान योजना, तो युवा रत्न सम्मान योजना का प्रारंभ किया गया है छत्तीसगढ़ में। अगला सवाल है, किस राज्य के द्वारा वर्ष 2025 ईस्वी को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया गया है? तो 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष किस राज्य के द्वारा घोषित किया गया? तो वह राज्य है मध्य प्रदेश। अब आगे राष्ट्रीय यहाँ पर खत्म होता है, अब प्रारंभ होता है अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करें उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। हमारी टीम ISPC सेंटर के द्वारा करंट अफेयर से संबंधित पेड ग्रुप को लॉन्च किया गया है। इस पेड ग्रुप के अंतर्गत आपको जनवरी 2025 ईस्वी से लेकर वर्ष 2026 सितंबर अक्टूबर 2026 ईस्वी तक 72वीं BPSC प्रीलिम्स होने तक प्रत्येक महीने का मासिक प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका का शॉर्ट नोट्स, परीक्षा मंथन मैगजीन का नोट्स, प्रत्येक महीने का बिहार करंट अफेयर, साप्ताहिक PIB नोट्स और ईयरली न्यूज़पेपर का नोट्स, ये सारे जो हैं इस करंट अफेयर ग्रुप में प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसके सारे का नोट्स PDF जो है इस टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाता है। ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स, तेजस 2.0 ग्रुप का नाम है और वह एक प्राइवेट ग्रुप है जहां पर पेमेंट करने के बाद आपको लिंक प्रोवाइड किया जाता है ग्रुप में ऐड करने के लिए। इसका फ़ी क्या है? तो फ़ी रखा गया 399, वन टाइम पेमेंट है, आपको स्टार्टिंग में पेमेंट करना होगा। और वर्ष 2026 सितंबर अक्टूबर तक, जब तक 72वीं BPSC प्रीलिम्स कंडक्ट नहीं होती है तब तक वह ग्रुप लगातार चलता रहेगा और लगातार ये सारे जो कंटेंट है उसी ग्रुप में आपको मिलता रहेगा। और यह जो PDF यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन जनवरी 2026 का, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इन सारे का जो PDF है इसी ग्रुप में आपको मिलता रहेगा। तेजस 2.0 करंट अफेयर प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ बैच का नाम है तेजस 2.0। तो इसी बैच के अंतर्गत इसका भी PDF मिलता रहेगा। पेमेंट का क्या है यहाँ पे? तो 399 हमने बता दिया, वन टाइम पेमेंट है। 2 नंबर है पेमेंट के लिए 9870564701 प्रणय कुमार और 8375
987036 प्रशांत कुमार। आप लोग ध्यान देंगे 9870564701 या 8375934036, ये दो नंबर यहाँ पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दोनों नंबर गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम हर जगह अवेलेबल है। दोनों में से किसी भी नंबर पे 399 का आप लोग पेमेंट कर दें और पेमेंट करने के बाद इन्हीं दो नंबर में से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दें। आपको पेड ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा और उस लिंक के माध्यम से टेलीग्राम पेड ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। प्रीवियस जो भी कंटेंट वहाँ पर भेजा गया है वो आपको मिल जाएंगे और आगे का कंटेंट भी उसी ग्रुप में आपको मिलता रहेगा। वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग प्रिंट निकाल कर उसे पढ़ सकते हैं। तो यह है तेजस 2.0 करंट अफेयर पेड ग्रुप के बारे में विशिष्ट जानकारी, जहां पर करंट अफेयर से संबंधित विभिन्न पीडीएफ आपको प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए दो में से किसी भी नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप लोग क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम यहाँ पे डिस्कशन हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पे। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूटान दौरा। ठीक है, 11 से 12 नवंबर 2025 ईस्वी के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूटान दौरा संपन्न हुआ है। यह दौरा क्यों किया गया भारतीय प्रधानमंत्री का? तो भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुंग के 70वें जन्मदिवस समारोह के मुख्य अतिथि जो थे वे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। ठीक है, यानी कि भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुंग का 70वें जन्मदिन के चीफ गेस्ट के रूप में भारतीय प्रधानमंत्री वहां पर भूटान दौरा में शामिल हुए। इसके अलावा इस दौरान कई सारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। उनमें से एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है पुनात सांगछू 2 जल विद्युत परियोजना। ठीक है, पुनात सांगछू 2 जल विद्युत परियोजना, इसका उद्घाटन भारत और भूटान यह दोनों के सहयोग से इसका निर्माण किया जा रहा है। और इस दौरे के दौरान जब भारतीय प्रधानमंत्री का 11-12 नवंबर को दौरा हुआ भूटान का दौरा, तो पुनात सांगछू 2 जल विद्युत परियोजना का वहां पर उद्घाटन किया गया। और इसकी क्षमता देखेंगे जल विद्युत परियोजना का, तो इसकी क्षमता है 1020 मेगावाट। इसके पूर्व में पुनात सांगछू 1 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया था और उसकी क्षमता थी 1200 मेगावाट। तो कहने का मतलब है कि जो जल विद्युत जो परियोजना है, ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और भूटान दोनों मिलकर काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। और इसका एक साक्षात उदाहरण पुनात सांगछू 1 जल विद्युत परियोजना, पुनात सांगछू 2 जल विद्युत परियोजना के रूप में देखने को मिल रहा है, जिसकी क्षमता जो है ऊर्जा उत्पादन की क्षमता क्रमशः 1200 मेगावाट और 1020 मेगावाट है। आप लोग याद रखेंगे। ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए 4000 करोड़ की रियायती ऋण सुविधा प्रदान करने की घोषणा भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा की गई। इसके अलावा गेलिफू भूटान में निवेशकों की सुगम आवाजाही के लिए असम के हथिसार में इमिग्रेशन चेक पोस्ट बनाने की घोषणा की गई है। यानी कि गेलिफू भूटान में विकसित किया जा रहा है हैप्पीनेस सिटी के रूप में। तो यहाँ पर निवेशकों की सुगम आवाजाही के लिए असम के हथिसार में इमिग्रेशन चेक पोस्ट बनाने की घोषणा की गई है। तो यह है भारतीय प्रधानमंत्री का भूटान दौरा। आईआर के अंतर्गत कई सारे काफ़ी महत्वपूर्ण काम हुए हैं, जैसे इस बार G20 सम्मेलन है, COP30 समिट है, इब्सा का सम्मेलन है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति की अंगोला व बोत्सवाना यात्रा। ठीक है, अंगोला व बोत्सवाना यात्रा। और एक और काफ़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों ही अफ्रीकी देशों के लिए भारत के किसी राष्ट्रपति की पहली यात्रा थी, पहला दौरा था। यानी कि भारत के किसी भी राष्ट्रपति के द्वारा पहली बार अंगोला और बोत्सवाना दौरा किया गया है। और भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 8 से 13 नवंबर 2025 के बीच में यह दौरा किया गया है। सबसे पहले हम लोग अंगोला के बारे में देखते हैं। अंगोला की राजधानी कहाँ पर है? अंगोला की राजधानी है लुआंडा। ठीक है, याद रखेंगे अंगोला की राजधानी लुआंडा। वर्तमान समय में अंगोला जो है वह अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष है। अफ्रीकी संघ, ठीक है, अफ्रीकन, जिस प्रकार से यूरोपियन संघ एक संगठन है यूरोपीय देशों का, उसी प्रकार से अफ्रीकी देशों का एक संगठन है AU, अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकी संघ। तो वर्तमान समय में अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष कौन सा देश है? अंगोला। और उसी अंगोला में भारतीय राष्ट्रपति का दौरा संपन्न हुआ है, जिसकी राजधानी कहाँ पर है? लुआंडा में। अंगोला के वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है? जो आओ लोरांको, ये अंगोला के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं। अंगोला की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ की मुख्य अतिथि बनी है द्रौपदी मुर्मू। कितना महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। ठीक है, अंगोला द्वारा भारतीय राष्ट्रपति का उस समय दौरा किया गया जब अंगोला अपनी स्वतंत्रता का 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। और अंगोला की स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर चीफ गेस्ट के रूप में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई है। इस दौरान अंगोला ने
IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एवं GBA ग्लोबल बायोफिल्स अलायंस में शामिल होने की घोषणा की है। ठीक है, तो अंगोला 2 नए संगठन का मेंबर बना, IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का और GBA ग्लोबल बायोफिल्स अलायंस का। ठीक है, और इस पर भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त की गई। तो यह था भारतीय राष्ट्रपति का अंगोला दौरा। दूसरा पॉइंट है भारतीय राष्ट्रपति का बोत्सवाना दौरा। 8 से 13 नवंबर के बीच में अंगोला और बोत्सवाना दोनों जगह की यात्रा दौरा संपन्न हुई। बोत्सवाना, अंगोला की राजधानी लुआंडा हमने देखा। बोत्सवाना की राजधानी कहाँ पर है? गैबोरोन बोत्सवाना की राजधानी है। ठीक है, वहाँ के राष्ट्रपति ड्यूमा गिडोन बोको वहाँ पे बोत्सवाना के राष्ट्रपति हैं। भारत में प्रोजेक्ट चीता के विस्तार के लिए 8 चीता देने पर सहमति प्रदान की गई है बोत्सवाना के द्वारा। ठीक है, अफ्रीकी देश बोत्सवाना को चीतों का गढ़ माना जाता है। विश्व में मौजूद लगभग 7100 चीतों में से लगभग 30% जो चीते हैं वह बोत्सवाना में ही है, और इसीलिए प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत जो है बोत्सवाना के द्वारा भारत में प्रोजेक्ट चीता के विस्तार के लिए 8 चीता देने पर सहमति व्यक्त की गई है। तो बोत्सवाना की राजधानी है गैबोरोन, वहाँ के राष्ट्रपति हैं ड्यूमा गिडोन बोको। ठीक है, तो यह हो गया भारतीय राष्ट्रपति का अंगोला दौरा और बोत्सवाना दौरा। ठीक है, अब अगले पॉइंट की ओर हम लोग आते हैं। किस देश के अपदस्थ राष्ट्रपति को वहां के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ICT इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने फांसी की सजा सुनाई है? तो काफ़ी चर्चित है, आप लोग परिचित होंगे कि बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शेख हसीना को वहां के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई है। ठीक है, अब फांसी की सजा किस लिए सुनाई गई? तो आप सभी जानते हैं कि वहां पर कुछ दिन पूर्व एक छात्र आंदोलन वहां पर हुआ था और काफ़ी हिंसक वहां पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, और ऐसा आरोप लगाया गया है शेख हसीना पर कि जानबूझकर आंदोलन को हिंसक बनाया और आंदोलन के दौरान छात्रों को गोली मारकर कई लोगों की हत्या की गई, जिसमें 1400 लोग जो है मारे गए, और जानबूझकर यह गोलीबारी का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? शेख हसीना के द्वारा, ऐसा उसमें आरोप लगाया गया। हालांकि शेख हसीना अपना पक्ष रखने के लिए वहां पर उपस्थित नहीं थे और न ही इनके तरफ से कोई वकील वहां पर उपस्थित था। एक तरफे फैसला लेते हुए इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। अब सवाल है कि आप देखेंगे तो शेख हसीना वर्तमान समय में कहां पर रह रही है? तो बांग्लादेश में जब स्थिति बिगड़ी तो बिगड़ने के बाद भारत के द्वारा शेख हसीना को राजनीतिक शरण प्रदान किया गया है। अब सवाल है कि शेख हसीना को फांसी की सजा तो सुना दी गई, लेकिन शेख हसीना वर्तमान समय में भारत में है। तो भारत से आप जानते होंगे कि किसी भी दूसरे देश में जब कोई अपराधी रहता हो तो भारत देश के द्वारा उस देश के साथ प्रत्यर्पण संधि की जाती है। तो उसी प्रकार से भारत और बांग्लादेश के बीच भी अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए, समर्पण करने के लिए प्रत्यर्पण संधि भारत और बांग्लादेश के बीच भी की गई है। ठीक है, तो इस फैक्ट्स को आप लोग समझिए, महत्वपूर्ण है। भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 ईस्वी में प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें 2016 ईस्वी में एक संशोधन किया गया। इसमें स्पष्ट किया गया कि किसी अपराधी का प्रत्यर्पण तभी किया जाएगा जब अपराध दोनों देशों में अपराध माना जाए। यदि अपराध राजनीतिक हो तो भारत प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है। चूंकि शेख हसीना इसमें भारत में रह रही है तो यह सबके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या अब शेख हसीना को जब फांसी की सजा सुनाई दी गई तो क्या भारत के द्वारा इसका प्रत्यर्पण कर दिया जाएगा? तो जो प्रत्यर्पण संधि 2013 ईस्वी में हुआ था उसमें स्पष्ट कहा गया है कि अगर अपराध राजनीतिक हो तो भारत प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है। और स्वाभाविक सी बात है, यह एक समानता पर आधारित फैसला नहीं है, क्योंकि शेख हसीना को अपना पक्ष रखने की भी वहां पर सहमति प्रदान नहीं की गई। तो ओवरऑल यह इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है। अगला है G20 सम्मेलन। ठीक है, 20वां G20 सम्मेलन, ठीक, 2025 में, याद रखेंगे 20वां G20 सम्मेलन 2025 में कहां पर संपन्न हुआ? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, देखिए 19वां G20 सम्मेलन 2024 कहां पर? ब्राजील। ठीक है, 20वां G20 सम्मेलन 2025 कहां पर? दक्षिण अफ्रीका। और अगले साल 21वां G20 सम्मेलन होगा 2026 में, कहां पर? USA के मियामी शहर में। याद रखेंगे 19, 20, 21। ठीक है, तो 20वां G20 सम्मेलन 2025 में कहां पर संपन्न हुआ? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। कब संपन्न हुआ? तो 22 से 23 नवंबर 2025 के बीच में संपन्न हुआ और भारत का प्रतिनिधित्व भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा इसमें किया गया। इस बार का थीम क्या था G20 सम्मेलन का? तो थीम था एकजुटता, समानता व स्थिरता।
गोरों के विरोध की दक्षिण अफ्रीका की नीतियों के कारण अमेरिका ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। देखिए, अगले बार अमेरिका के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी, लेकिन इस बार जब दक्षिण अफ्रीका के नेतृत्व में G20 का सम्मेलन हुआ तो किस देश ने हिस्सा नहीं लिया सम्मेलन के दौरान? तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसमें हिस्सा नहीं लिया है। अमेरिका के काफी निम्न स्तर के अधिकारी जो थे इसमें शामिल हुए एक प्रतीकात्मक रूप में, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा इसका बहिष्कार किया गया। और बहिष्कार का कारण क्या था? यह सवाल पूछा जा सकता है कि किस देश ने बहिष्कार किया G20 सम्मेलन का, तो आप क्या बताएंगे? यूएसए ने बहिष्कार किया। बहिष्कार का कारण क्या था? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि जो दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोग रह रहे हैं, श्वेत लोग जो रह रहे हैं, उनके प्रति दक्षिण अफ्रीका की नीति जो है विभेदकारी है, और इसीलिए एक प्रतीक के रूप में उन्होंने विरोध का फैसला लिया और इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। तो याद रखेंगे किस देश ने बहिष्कार किया? अमेरिका ने बहिष्कार किया। ठीक है। 21वें सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? अमेरिका के मियामी शहर में G20 के अगले साल के सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। G20 में वर्तमान में 19 राष्ट्र व 2 समूह सदस्य हैं। देखिए, G20 इसका नाम है G20 यानी कि 20 देशों का समूह, लेकिन जब भारत में 17वां G20 सम्मेलन 2023 में भारत में संपन्न हुआ तो एक नए सदस्य के रूप में अफ्रीकन यूनियन को इसमें जोड़ दिया गया। तो वर्तमान समय में 20+1 सदस्य हैं। ठीक है, जिनमें से 19 राष्ट्र हैं और 2 ग्रुप है, 2 समूह इसमें शामिल है, जिनमें से एक समूह EU है और दूसरा है AU। ठीक है, तो 19+2 वर्तमान समय में मेंबर हैं 2 संगठन में। एक संगठन है यूरोपीय यूनियन और दूसरा संगठन जो है अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, और अफ्रीकन यूनियन सदस्य कब बना है? 2023 ईस्वी में, जब G20 का सम्मेलन भारत में संपन्न हुआ, 17वां G20 सम्मेलन। इसका मेन जो था वह नई दिल्ली मेन सेंटर था। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, 17वां नहीं 18वां G20 सम्मेलन 2023 में भारत में संपन्न हुआ था। ठीक है, अगला है, इस सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने निम्न घोषणाएं की, काफी महत्वपूर्ण है। पहला जो घोषणा है वह है भावी पीढ़ियों के लाभ हेतु पारंपरिक ज्ञान भंडार का निर्माण करना। दूसरा घोषणा, अफ्रीका में युवाओं को कौशल प्रदान करने हेतु 10 लाख प्रशिक्षकों का समूह तैयार करना। तीसरा, वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रिया बल का निर्माण। और चौथा, G20 अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का उपग्रह डाटा विकासशील देशों को उपलब्ध कराना। यह भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। अगला पॉइंट है इसी में कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर भारत ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक त्रिपक्षीय साझेदारी की है। त्रिपक्षीय यानी कि 3 पक्ष। कौन कौन 3 पक्ष? एक है कनाडा, दूसरा पक्ष है ऑस्ट्रेलिया और तीसरा पक्ष है भारत। इन तीनों देशों ने मिलकर ACITI, इसका मतलब हुआ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, ACI हो गया, T फॉर टेक्निकल एंड I फॉर इनोवेशन। ACITI ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप का नाम दिया है। तो एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में। तो यह था G20 सम्मेलन 2025। अगला है इब्सा सम्मेलन 2025, और उसी जहां पर G20 का सम्मेलन हुआ उसमें आप देखेंगे कि इब्सा में 3 मेंबर हैं, I फॉर इंडिया, B फॉर ब्राज़ील, S फॉर साउथ अफ्रीका। और ये तीनों जो मेंबर हैं वे G20 के भी मेंबर हैं। तो जब G20 सम्मेलन के दौरान ये तीनों देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वहाँ पर उपस्थित हुए तो इसी दौरान वहाँ पे इब्सा का भी सम्मेलन का आयोजन कर लिया गया। इब्सा समिट 2025। कौन कौन इब्सा के मेंबर हैं? इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। इब्सा का जो सम्मेलन हुआ है वह 6ठा इब्सा सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। इससे पूर्व में इसका 5वां सम्मेलन जो है, इसका 5th समिट जो है वह 2011 में प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। यानी कि इब्सा का 5वां सम्मेलन 2011 में प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ और इसका 6ठा सम्मेलन जो है दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में संपन्न हुआ है। ठीक है, इब्सा का गठन कब किया गया था? तो इब्सा का गठन किया गया था 2003 ईस्वी में। इसके पहले सम्मेलन का आयोजन 2006 ईस्वी में ब्राज़ील में किया गया था। ठीक है, तो इब्सा का गठन 2003 में, पहला सम्मेलन 2006 ईस्वी में और इसका हाल ही में 6ठा सम्मेलन हुआ 2025 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में। इब्सा के मेंबर हैं इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। आप भूगोल इसका मैप आप ग्लोब पे देखेंगे तो तीनों जो मेंबर कंट्री हैं 3 अलग अलग महाद्वीप में स्थित हैं। एक जो है इंडिया वह आपको एशिया में मिलेगा, ब्राज़ील जो है आपको दक्षिण अफ्रीका में मिलेगा और साउथ अफ्रीका आपको अफ्रीकी महाद्वीप पर मिलेगा। ठीक है, इस तरह से ये 3 महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं ये तीनों देश। इब्सा संगठन काफी महत्वपूर्ण है, इब्सा संगठन। अगला है COP30 सम्मेलन। ठीक है, COP30
COP30 सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? तो ब्राजील के बेलम में हुआ है COP30 सम्मेलन 2025, क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। ठीक है, इसका 30वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ? COP30 बेलम ब्राजील में 10 से 22 नवंबर 2025 ईस्वी को। इसकी अध्यक्षता की गई थी ब्राजील के व्यक्ति हैं आंद्रे कोरियो डो लागो के द्वारा, एक राजनयिक हैं। ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व इसमें पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया था, यानी कि भारत की तरफ से भूपेंद्र यादव इसमें शामिल हुए। अमेरिका ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया, यानी कि अमेरिका G20 में भी शामिल नहीं हुआ और अमेरिका COP सम्मेलन COP30 में भी शामिल नहीं हुआ। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, वैश्विक तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य की निगरानी हेतु ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन ट्रैकर और मिशन टू 1.5 डिग्री सेल्सियस लॉन्च किया गया है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस सम्मेलन के दौरान मिशन टू 1.5 डिग्री सेल्सियस पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो आप क्या बताएंगे? COP30 सम्मेलन। ठीक है, COP30 सम्मेलन ब्राजील के बेले में 2025 में आयोजित किया गया है और अगले वर्ष 2026 ईस्वी में COP31 सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। COP31 का सम्मेलन कहाँ पर होगा? तुर्की में COP31 का सम्मेलन का आयोजन 2026 ईस्वी में किया जाएगा। अगला पॉइंट है उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण के लिए एक नया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी TFF लॉन्च किया गया है। यह है उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण के लिए। ठीक है, तो यह भी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर फिनिश हुआ। अब हम लोग आते हैं आर्थिकी की ओर, लेकिन आर्थिकी की ओर हम लोग बढ़ें उससे पहले एक और महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। यह 71वीं BPSC मेंस का जो नोट्स है हमारे टीम ISPC सेंटर के द्वारा अवेलेबल कराया जा रहा है। जिस प्रकार से हैंड रिटेन सारे नोट्स को डिस्कस किया जाता है, तो ये सारे नोट्स भी आपको हैंड रिटेन ही अवेलेबल कराए जाएंगे। तो वैसे अभ्यर्थी जो 71वीं BPSC मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वह ISPC सेंटर के द्वारा तैयार किए जा रहे नोट्स को परचेज करके अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको GS1, GS2 और ऐसे तीनों सेक्शन का नोट्स अवेलेबल कराया जाएगा। GS में 1 और 2 करेंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, टेक सारे को मिलाकर लगभग 150 से 200 प्रश्नों का मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। 35 से 40 महत्वपूर्ण ऐसे का नोट्स आपको दिए जाएंगे और प्रत्येक जो ऐसे का नोट्स होगा 6-7 पेज में हैंड रिटन फॉर्मेट में होगा। ठीक है, पूरे 1 साल का करेंट अफेयर का उसको मॉडल आंसर फॉर्मेट में आपको अवेलेबल कराया जाएगा। प्लस में आंसर राइटिंग को इनहांस करने के लिए, आंसर राइटिंग को इनरिच करने के लिए डाटा कलेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा कुछ एडिटोरियल नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इससे जुड़ने के लिए फी रखा गया है 1199 रुपया। पेमेंट का नंबर सेम है जिससे पहले बातचीत हो चुकी है, 8375934036 या 9870564701। दो में से किसी भी नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप लोग इस पे डिटेल जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। और 1199 रुपया इसमें जुड़ने के लिए फ़ी है। दोनों नंबर गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम पे अवेलेबल है। 1199 रुपया आप पेमेंट किसी भी नंबर पे करके, दोनों व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देंगे, आपको सारे जो नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। हाँ, एक और बात ध्यान रखेंगे कि यह सिर्फ हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए यह सारी सुविधाएँ अवेलेबल है, यानी कि नोट्स सारा हिंदी मीडियम में ही अवेलेबल है। तो यह था 71वीं BPSC मुख्य परीक्षा के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और वह है आर्थिकी। ठीक है, आर्थिकी में है, पहला है वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि उत्पादन। काफ़ी महत्वपूर्ण है। 24-25 के अंतर्गत पूरे देश भर में कितना कृषि उत्पादन हुआ है? तो कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ है 357.73 मिलियन टन। ठीक है, याद रखेंगे 357.73 मिलियन टन कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ है वित्त वर्ष 24-25 के दौरान। चावल का उत्पादन हुआ है 150.18 मिलियन टन, गेहूं का उत्पादन हुआ है 117.94 मिलियन टन और मक्का का उत्पादन हुआ है 43.40 मिलियन टन। तो इस प्रकार से कुल खाद्यान्न, इसके अलावा कई सारी और भी हैं, तो चना है, मसूर है, मूंग है, तो सबका इंपॉर्टेंट नहीं होता है। चावल, गेहूं, मक्का ये 3 इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ 357.73 मिलियन टन। यह है कृषि मंत्रालय का डेटा। अगला है एक निर्यातकों से संबंधित स्कीम है ऋण गारंटी योजना, MSME से संबंधित है। तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना की मंजूरी प्रदान की गई है 12 नवंबर 2025 ईस्वी को। इसके तहत राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी के द्वारा ऋण संस्थाओं को 100% ऋण गारंटी कवरेज प्रदान किया जा सकेगा और इसी के लिए ऋण गारंटी योजना की मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। अगला पॉइंट है भारत का 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। ठीक है, 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। ठीक है, IITF
इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। 44वां IITF, इसका थीम क्या था? एक भारत श्रेष्ठ भारत इसका थीम था। साझेदार राज्य में कौन कौन है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व महाराष्ट्र इसका साझेदार राज्य है। और फोकस राज्य में देखा जाए, फोकस स्टेट में देखा जाए तो झारखंड। ठीक है, तो 44वां IITF का जो सम्मेलन है नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। IITF 44वां, इसका थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत। फोकस राज्य में देखा जाए, फोकस स्टेट में झारखंड, और पार्टनरशिप स्टेट में देखा जाए, पार्टनर स्टेट में तो बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र शामिल है। अगला पॉइंट है, रूस की सरकारी एरोस्पेस कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन UAC और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के मध्य एक समझौता हुआ है, जिसके तहत भारत में पहली बार पूर्णतः यात्री विमानों का निर्माण किया जाएगा। और यह जो यात्री विमान है वह SJ-100 विमान है, और यह एक काफ़ी कम दूरी की यात्री विमान होती है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे, रूस की किस कंपनी? रूस की UAC, यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, रूस की UAC और भारत की HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इन दोनों के मध्य समझौता हुआ है। और पहली बार ऐसा होगा कि भारत पहली बार पूर्णतः यात्री विमानों का भारत में निर्माण किया जाएगा, और विमान का नाम है SJ-100। SJ जो 100 है यात्री विमानों का निर्माण कम दूरी की कनेक्टिविटी के लिए किया जाएगा, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दर वर्तमान समय में 0.25% है। यह पिछले 10 वर्ष का सबसे निम्नतम स्तर पर है। अक्टूबर 2025 ईस्वी का यह आंकड़ा है। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दर -1.21% है। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आप देखेंगे मुद्रास्फीति दर कितनी है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर 0.25% और थोक मूल्य सूचकांक पर -1.21%। तो यह है महंगाई दर। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर जो मुद्रास्फीति दर जो है वह पिछले 10 वर्ष का सबसे निम्नतम स्तर है। अगला है, भारत में GDP व राष्ट्रीय आय संबंधी आकलन के लिए नया आधार वर्ष 2022-23 होगा। ठीक है, वर्तमान समय में आधार वर्ष जो है 2011-12 है, और नया आधार वर्ष GDP व राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए नया आधार वर्ष 2022-23 घोषित किया गया है। यह निर्धारण किसके द्वारा किया गया है? तो नए आधार वर्ष निर्धारण में सुझाव देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के सेवानिवृत्त प्रोफेसर विश्वनाथ गोल्डार की अध्यक्षता में 26 सदस्यीय समिति गठित की गई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में GDP व राष्ट्रीय आय संबंधी आकलन के लिए नया आधार वर्ष की घोषणा किस कमेटी की सिफारिश पर की गई? तो विश्वनाथ गोल्डार की अध्यक्षता में गठित कमेटी की सिफारिश पर यह 26 सदस्यीय कमेटी गठित थी। ठीक है, यह 8वां अवसर होगा जब GDP आकलन के लिए आधार वर्ष में परिवर्तन किया जाएगा। पहली बार परिवर्तन 1967 ईस्वी में किया गया था। 1967 ईस्वी में क्या परिवर्तन किया गया? तो पहले आधार वर्ष था 1948-49, लेकिन 1967 ईस्वी में इसमें परिवर्तन करके आधार वर्ष जो 1948-49 था उस आधार वर्ष को परिवर्तित करके 1960-61 कर दिया गया। तो यह पहली बार परिवर्तन किया गया था GDP व राष्ट्रीय आय में, और यह 8वां अवसर होगा जब GDP व राष्ट्रीय आय के संबंधी आकलन के लिए नया आधार वर्ष में परिवर्तन करने संबंधी यह 8वां अवसर होगा। किसकी सिफारिश पर? तो विश्वनाथ गोल्डार, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं। विश्वनाथ गोल्डार की अध्यक्षता में 26 सदस्यीय समिति के द्वारा यह सिफारिश की गई, और आधार वर्ष जो पहले 2011-12 था उसको बदलकर 2022-23 करने का निर्णय लिया गया है। अगला है, 16वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को सौंप दी है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगडिया। अन्य सदस्य जो 16वें वित्त आयोग में शामिल हैं वह पूर्णकालिक सदस्य में एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडे, सौम्यकांति घोष और अजय नारायण झा, ये हैं पूर्णकालिक सदस्य, और अंशकालिक सदस्य के रूप में टी रविशंकर शामिल हैं। इसके सचिव कौन है? ऋत्विक रंजनम पांडे। ठीक है, तो 16वें वित्त आयोग हाल ही में इसकी सिफारिश जो है वह इसने अपनी सिफारिश को महामहिम राष्ट्रपति, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू को इसने अपना सौंप दी है। इसकी सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 ईस्वी से आगामी 5 वर्षों के लिए लागू होगी, यानी कि 2026 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा और 31 मार्च 2031 ईस्वी तक 5 साल 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों की अवधि होगी। ठीक है, तो यह हो गया इसकी सिफारिशें सौंपी गई राष्ट्रपति को।
अगला है 8वां वेतन आयोग। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 8वें वेतन आयोग, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग की घोषणा की गई है। और जब इसकी सिफारिश, देखिए इसकी सिफारिश लागू किया जाएगा जनवरी 2025 ईस्वी से, मतलब कि इसको लाभ दिया जाएगा जनवरी 2025 से, पूर्व की तिथि से इसे लाभ दिया जाएगा। ठीक है। 8वें वेतन आयोग, 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? रंजना प्रसाद देसाई 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अंशकालिक सदस्य में पुलक घोष को 8वें वेतन आयोग का अंशकालिक सदस्य बनाया गया है। और पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव पंकज जैन को 8वें वेतन आयोग का भी सचिव बनाया गया है। इसके अलावा इसके पूर्व में 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? AK माथुर 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष थे। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष रंजना प्रसाद देसाई 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष बने। और इन अंशकालिक सदस्य के रूप में पुलक घोष और सचिव है पंकज जैन। ठीक है। इसके गठन की सिफारिश केंद्र सरकार के द्वारा जनवरी 2025 ईस्वी में की गई थी, पर सदस्यों की नियुक्ति 28 अक्टूबर को की गई। सॉरी, हमने ऊपर बता दिया कि इसकी सिफारिशें जनवरी 2025 से लागू होगी, जो कि गलत है। जनवरी 25 से नहीं, जनवरी 2026 से लागू होगी। ठीक है। इसके गठन की सिफारिश की गई थी जनवरी 2025 ईस्वी में, सदस्यों की नियुक्ति की गई 28 अक्टूबर को, और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 ईस्वी से लागू किया जाना अपेक्षित है। तो यह है 8वां वेतन आयोग। तो आर्थिकी यहाँ पे समाप्त हुआ। ये वही करंट अफेयर पेड बैच से संबंधित जानकारी है। और इसके PDF के लिए आप लोग बेझिझक आप लोग कॉल या मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। 8375934036 प्रशांत कुमार और 9870564701 प्रणय कुमार। इन दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल या आप मैसेज करेंगे तो इसके PDF के बारे में आपको विस्तृत जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। अब आइए नियुक्ति की ओर। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी की गई है, तो उसे भी हम लोग देखते हैं। अभी तक समाप्त हो गया राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी। अब हम लोग आते हैं नियुक्ति। अगर आप लोग नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। नियुक्ति में पहला और काफ़ी महत्वपूर्ण नियुक्ति है, वह है संजय गर्ग, भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने? संजय गर्ग। नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने? विश्वजीत सहाय नए रक्षा लेखा महानियंत्रक बने। निशस्त्रीकरण पर UN सम्मेलन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन बने? निशस्त्रीकरण पर UN सम्मेलन में, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि किसे बनाया गया? चरणजीत सिंह को बनाया गया है। देश के नए CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यह है 53वें CJI जस्टिस सूर्यकांत। और यूनेस्को के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? मिस्र के हैं खालिद एल एनानी यूनेस्को के नए महानिदेशक बने। लेकिन इससे संबंधित 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है। पहला, यूनेस्को के 12वें महानिदेशक बने हैं किस राज्य, किस देश के रहने वाले हैं? मिस्र के रहने वाले हैं खालिद एल एनानी। और दूसरा जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि इस पद को स्वीकार करने वाले किसी अरब देश के पहले व्यक्ति हैं खालिद एल एनानी। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण नियुक्तियों में भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक संजय गर्ग, नए रक्षा लेखा महानियंत्रक विश्वजीत सहाय, निशस्त्रीकरण पर UN सम्मेलन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि चरणजीत सिंह, देश के नए CJI जस्टिस सूर्यकांत, यूनेस्को के नए महानिदेशक खालिद एल एनानी। यह है महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। अगला एक वर्ड काफ़ी चर्चा में रहा है, IIDEA। ठीक है, IIDEA इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करना है। IIDEA यह क्यों चर्चा में है? यह इसीलिए चर्चा में है क्योंकि IIDEA के भारत के जो CEC जो हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, वह अगले 1 वर्ष के लिए इस संगठन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। इसीलिए यह संगठन काफ़ी चर्चा में है। IIDEA इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। इसकी जो गठन आप देखेंगे तो इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में की गई थी। वर्तमान समय में 35 देश इसके सदस्य हैं और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार अगले 1 वर्ष के लिए IIDEA इस संगठन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं।
3 दिसंबर 2025 ईस्वी को स्टॉकहोम स्वीडन के सम्मेलन में इन्होंने ज्ञानेश कुमार ने IIDEA के लिए अगले 1 वर्ष के लिए इस संगठन की सदस्यता अध्यक्षता जो है वह संभाली। कहाँ पर? स्टॉकहोम स्वीडन में 3 दिसंबर को सम्मेलन का आयोजन किया गया था वहां पर। तो फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, और इसके अध्यक्ष चुने गए हैं भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार। इसके स्थापना 1995 में और सदस्य देशों की संख्या है 35। चलिए अब महत्वपूर्ण पुरस्कार देख लेते हैं, महत्वपूर्ण अवार्ड। ठीक है, पहला है बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड सजेले को। ठीक है, बुकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? डेविड सजेले को, हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक हैं। इनको उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला है राष्ट्रीय जल पुरस्कार। यह बेसिकली 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार है। ठीक है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 या 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, जिसका अंतर्गत टॉप 3 स्टेट में सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड दिया गया है महाराष्ट्र को, दूसरे नंबर पे गुजरात को, दूसरे नंबर पे जो गुजरात स्टेट का परफॉर्मेंस रहा, तीसरे नंबर पे है हरियाणा। यानी कि 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत टॉप 3 स्टेट की सूची में क्रमशः महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा शामिल है। सर्वश्रेष्ठ जिला की रैंकिंग देखा जाए तो कई सारे जोन में पूरे भारत को डिवाइड किया गया है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और पूर्वोत्तर। ठीक है, तो उत्तरी जोन में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला का अवार्ड दिया गया, पूर्वोत्तर में त्रिपुरा के सिपाही जला जिले को अवार्ड दिया गया, पश्चिमी जोन में देखा जाए तो MP खरगोन, पूर्वी जोन में देखा जाए छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव, और दक्षिणी जोन में देखा जाए तो तमिलनाडु का है तिरुनेलवेली। ठीक है, तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार विभिन्न जोन के अंतर्गत विभिन्न जिलों को प्रदान किया गया है। और सर्वश्रेष्ठ राज्य के अवार्ड में पहले नंबर पे है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे है गुजरात और तीसरे नंबर पे है हरियाणा। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय का अवार्ड किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय का अवार्ड दिया गया, पहले नंबर पे है महाराष्ट्र का नवी मुंबई और दूसरे नंबर पे है गुजरात का भावनगर। अगला है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मिस अर्थ 2025 का अवार्ड दिया गया है चेक गणराज्य की नताली पुस्किनोवा को मिस अर्थ 2025। मिस यूनिवर्स 2025 मैक्सिको के फातिमा बोस को, और मिस इंटरनेशनल 2025 कोलंबिया की कैटालिना ड्यूक को। ठीक है, याद रखेंगे, मिस अर्थ 2025 नताली पुस्किनोवा, मिस यूनिवर्स 2025 फातिमा बोस और मिस इंटरनेशनल 2025 कैटालिना ड्यूक को। अब आइए महत्वपूर्ण दिवस। ठीक है, पहला दिवस है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन है, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर। बाल दिवस 14 नवंबर, मधुमेह दिवस 14 नवंबर, बिरसा मुंडा जयंती 15 नवंबर, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर, यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे 20 नवंबर। ठीक है, बाल दिवस और यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे अलग अलग ध्यान रखेंगे। विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर, टेलीविजन दिवस 21 नवंबर और राष्ट्रीय विधि दिवस या संविधान दिवस 26 नवंबर। तो यह है महत्वपूर्ण दिवस। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, शिक्षा दिवस 11 नवंबर, बाल दिवस 14 नवंबर, मधुमेह दिवस 14 नवंबर, बिरसा मुंडा जयंती और इसी दिन झारखंड का गठन किया गया 15 नवंबर, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर, यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे 20 नवंबर, विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर, टेलीविजन दिवस 21 नवंबर और राष्ट्रीय विधि दिवस या संविधान दिवस 26 नवंबर। यह हो गया महत्वपूर्ण दिवस। अब आइए महत्वपूर्ण पुस्तकें। फ्लैश, जिसे बुकर पुरस्कार दिया गया है 2025 का। ठीक है, हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक। ठीक है, फ्लैश डेविड सजेले। द विडो पुस्तक के लेखक हैं जॉन ग्रिशम और द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सन्नी किरण देसाई की पुस्तक है। बुकर पुरस्कार के लिए भारत से इसे भी नामित किया गया था, लेकिन अंतिम राउंड में जाकर यह बुक पिछड़ गई। ठीक है, और यह फिर अंतिम अवार्ड मिल गया बुकर पुरस्कार का डेविड सजेले फ्लैश को, लेकिन इसका भी नाम दिया गया था द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सन्नी किरण देसाई की पुस्तक है। ठीक है, द मैजिक ऑफ लोस्ट ईयर रिंग सुधा मूर्ति की पुस्तक है। तो ये 4 पुस्तकें काफी महत्वपूर्ण है। फ्लैश डेविड सजेले, द विडो जॉन ग्रिशम, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी किरण देसाई, द मैजिक ऑफ लोस्ट ईयर रिंग्स सुधा मूर्ति। ठीक है, अब आइए कुछ महत्वपूर्ण विविध तथ्यों पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला है
सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्मृति में एक विशेष डाक टिकट व 150 मूल्य का स्मारक व सिक्का प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया है। क्योंकि सरदार पटेल की 150वीं जयंती है तो स्वाभाविक सी बात है कि जब 150वीं जयंती है तो डाक टिकट भी जारी किया जाएगा, तो 150 रुपये का तो वही प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया। भगवान श्री सत्य साईं बाबा की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ने 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया और इनका जन्म शताब्दी 1926 से 2026 100 वर्ष हुए तो 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया। कहाँ पर 100 रुपये का इन्होंने स्मारक सिक्का जारी किया? तो आंध्र प्रदेश में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा था और इसी आंध्र प्रदेश में महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा सत्य साईं बाबा की जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। अगला पॉइंट है, काहिरा में विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम दर्शकों के लिए खोला गया है, जिसका क्या नाम है? एक बात तो स्पष्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ पर खोला गया? काहिरा में। उस म्यूजियम का क्या नाम है? ग्रांड इजिप्शियन म्यूजियम उस म्यूजियम का नाम है। और इस म्यूजियम के अंतर्गत ऐसा है कि लगभग 50 लाख लोग जो एक बार जाकर इस म्यूजियम का दर्शन कर सकते हैं, इस म्यूजियम का भ्रमण कर सकते हैं। और मिस्र की जो अभी तक का इतिहास है, लगभग 1 लाख कलाकृतियाँ इसमें समाहित की गई है और अभी तक का जितना मिस्र का इतिहास है उसमें उकेरा गया है इस म्यूजियम के अंतर्गत। तो विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम काहिरा मिस्र में है, ग्रांड इजिप्शियन म्यूजियम। कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास को देख लेते हैं। पहला युद्धाभ्यास है त्रिशूल युद्धाभ्यास। त्रिशूल युद्धाभ्यास भारतीय सशस्त्र सेनाओं के बीच संपन्न हुआ है और इसमें इसका जो आयोजन हुआ जैसलमेर राजस्थान में। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का युद्धाभ्यास है। दूसरा है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में यह मित्र शक्ति युद्धाभ्यास का 11वां संस्करण है। तो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? कर्नाटक के बेलगांव में। बिनवैक्स भारत और वियतनाम के बीच में इसका आयोजन हुआ हनोई वियतनाम में। गरुड़ 8वां संस्करण है। गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच में, यह वायुसेना दोनों देशों की वायुसेना के बीच में संपन्न होती है और गरुड़ युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया है? फ्रांस में। अगला है पूर्वी प्रचंड प्रहार। पूर्वी प्रचंड प्रहार तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास है जिसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया। तो 5 युद्धाभ्यास याद रखेंगे। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका, बिनवैक्स भारत और वियतनाम, गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच में। इसके अलावा त्रिशूल और पूर्वी प्रचंड प्रहार, ये दोनों जो युद्धाभ्यास हैं भारतीय सशस्त्र सेनाओं का युद्धाभ्यास है जिसमें तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया है। यह हो गया युद्धाभ्यास। अब आइए खेलकूद। खेलकूद में पहला है 13वां आईसीसी वर्ल्ड कप, महिलाओं का आईसीसी वर्ल्ड कप 2025। ठीक है, 13वां आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2025। भारत पहली बार इसका विजेता बना है। मेजबान देश भारत में इसका आयोजन किया जा रहा था और भारत पहली बार इसका विजेता बना है। ठीक है, और उप विजेता दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका को भारत ने हराया, संभवतः 52 रनों से भारत जीता है। ठीक है, तो 13वां महिलाओं का आईसीसी वर्ल्ड कप 2025 आयोजन भारत में, विजेता भारत, उप विजेता दक्षिण अफ्रीका। फाइनल मैच का आयोजन कहाँ पर किया गया? डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई में फाइनल मैच का आयोजन किया गया था। ठीक है, प्लेयर ऑफ फाइनल मैच शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ फाइनल मैच घोषित किया गया। प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा को घोषित किया गया। भारतीय टीम के वर्तमान समय में महिला क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर, और इसके कोच कौन है? अमोल मजूमदार। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे 13वां आईसीसी वर्ल्ड कप, आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप जिसका आयोजन 2025 में भारत में किया गया, जिसका विजेता कौन बना? भारत की महिला क्रिकेट टीम। अगला है फीडे विश्व कप 2025। फीडे विश्व कप 2025 11वें संस्करण, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? गोवा में इसका आयोजन किया गया। विजेता कौन बना? जोवोखिर सिंडारोव, जो कि उज्बेकिस्तान का है, फीडे विश्व कप 2025 का विजेता बना है। किससे हराया? तो चीन का वेई को इसने हराया। फीडे विश्व कप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंडारोव। ठीक है, तो फीडे विश्व कप 2025 आयोजन कहाँ पे किया गया? आयोजन किया गया है गोवा में। विजेता जावोखिर सिंडारोव, जो कि उज्बेकिस्तान के रहने वाले हैं और फीडे विश्व कप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। इन्होंने चीन के वेई को परास्त किया। अगला फ्रेंच ओपन 2025, लेकिन ये दोनों बैडमिंटन का, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन, आप लोग ध्यान देंगे, टेबल टेनिस का नहीं है।
ठीक है, बैडमिंटन का। फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष एकल का विजेता है एंडर्स एंटोनसेन, डेनमार्क के रहने वाले, और महिला एकल की विजेता दक्षिण कोरिया की आन से यंग। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 यह भी बैडमिंटन का, पुरुष एकल में विजेता लक्ष्य सेन भारत के, और महिला एकल के विजेता दक्षिण कोरिया के आन से यंग। तो ये दोनों में देखेंगे कि फ्रेंच ओपन हो या ऑस्ट्रेलिया ओपन, महिलाओं का विजेता एक ही है महिला एकल का, दक्षिण कोरिया की आन से यंग। और लेकिन ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल में विजेता है लक्ष्य सेन भारत के, और फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल के विजेता है डेनमार्क के एंडर्स। ठीक है। मेघालय के आकाश चौधरी प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले विश्व के तीसरे बल्लेबाज बने हैं। इसके पहले यह कारनामा 2 अन्य बल्लेबाजों के द्वारा किया जा चुका है। उनका नाम है क्रमशः श्रेया गैरफील्ड और रवि शास्त्री। ठीक है, रणजी ट्रॉफी के दौरान मेघालय के आकाश चौधरी के द्वारा एक ओवर में 6 बॉल पे 6 छक्का लगाया गया। अगला पॉइंट यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दृष्टिबाधित महिलाओं का पहला T20 वर्ल्ड कप नेपाल को फाइनल में हराकर भारत ने जीता। ठीक है, 13वां ICC महिलाओं का वर्ल्ड कप भी भारत ने जीता, और दृष्टिबाधित महिलाओं का पहला T20 वर्ल्ड कप नेपाल को हराकर फाइनल में नेपाल को हराकर भारत ने जीता है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया था। अगला है महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025। ठीक है, महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 यह दूसरा महिला कबड्डी वर्ल्ड कप है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पे? बांग्लादेश में संपन्न हुआ है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ संपन्न हुआ? बांग्लादेश में। विजेता कौन बना है? इसका विजेता है भारत और उप विजेता है ताइवान। और एक और बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि यह दूसरा महिला वर्ल्ड कप 2025 है। ये इसका पहला वर्ल्ड कप 2012 में पटना में आयोजित हुआ था, और यह वर्ल्ड कप भी भारत ने ही जीता था। ठीक है, तो महिला वर्ल्ड कप 2025 बांग्लादेश में इसका आयोजन हुआ, लेकिन जीता भारत ने। और पहला वर्ल्ड कप 2012 जिसका आयोजन भारत पटना में बिहार में हुआ था, और यह वर्ल्ड कप भी भारत ने जीता था। अगला है भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। इन्होंने अपना अंतिम टूर्नामेंट पेरिस मास्टर्स खेला था, जो कि ये हार गए थे। ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए इन्होंने कुल 26 युगल खिताब जीते हैं। रोहन बोपन्ना ये पेशेवर टेनिस खिलाड़ी से इन्होंने अपना संन्यास ले लिया पेशेवर टेनिस खेलने से। ठीक है, इनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां देखा जाए तो 2019 ईस्वी में इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया जा चुका है, और 2024 ईस्वी में इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो यह हो गया है खेलकूद। अब आइए साइंस टेक विज्ञान प्रौद्योगिकी। ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी में पहला है वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025। वैश्विक टीबी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाएगी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार 2024 में विश्व में 10.7 मिलियन लोग टीबी पीड़ित, इसमें संख्या जुटी 2024 में 10.7 मिलियन लोग टीबी पीड़ित हैं। सर्वाधिक मामले भारत में देखने को मिला है 25%, पूरे विश्व का 25%, इंडोनेशिया में 10%। ठीक है, 2024 में भारत में 27.1 लाख मामले दर्ज किए गए हैं टीबी के, सिर्फ 2024 में। पूरे विश्व में 2024 में 10.7 मिलियन लोग टीबी से प्रभावित हुए। टीबी उन्मूलन का लक्ष्य अगर देखा जाए तो 2030 ईस्वी तक वैश्विक रूप से पूरे विश्व से टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, और यह फेफड़ों को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। अगला है युवा फॉर ऑल पहल। ठीक है, युवा AI फॉर ऑल पहल। ये बेसिकली आप देखेंगे तो इंडिया AI मिशन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के लिए केंद्र सरकार के द्वारा इंडिया AI मिशन प्रारंभ किया गया है। तो इंडिया AI मिशन के एक अवयव के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के द्वारा युवा AI फॉर ऑल पहल की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो AI के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व को मजबूत करना, और इसके तहत 1 करोड़ नागरिकों को AI स्किल से सशक्त बनाना है, ताकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर जो भारत में तकनीकी संक्रमण की स्थिति देखने को मिल रही है उससे निपटा जा सके। एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, युवा AI फॉर ऑल पहल है, यह एक निःशुल्क पाठ्यक्रम है, और केंद्र सरकार के द्वारा एक पोर्टल पर इससे संबंधित सारी जानकारियां AI से संबंधित अपलोड कर दी गई है, और वहां पे
आप जाइए और एआई से संबंधित सारे वीडियोस को आप डाउनलोड करके देख लीजिए। एआई के बारे में सारी जानकारियां आपको मिल जाएगी। एआई क्या है, इसकी फंक्शनिंग क्या है, किस प्रकार से कार्य करती है, हेल्थ के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किस पर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एआई का क्या यूज हो सकता है। तो एक निःशुल्क पाठ्यक्रम है और लोगों को जागरूक करना, लोगों को अवेयर करना, एआई स्किल्ड बनाना, एआई के बारे में अवेयर करना इसका मुख्य लक्ष्य है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह इंडिया एआई मिशन का एक महत्वपूर्ण भाग है, हिस्सा है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। आईआईटी बॉम्बे ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है। किस संस्था के द्वारा राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया गया? तो आप क्या बताएंगे? आईआईटी बॉम्बे। किस राज्य ने कुष्ठ रोग को नोटिफाइड बीमारी घोषित किया है? महाराष्ट्र। बांग्लादेश विश्व का 8वां देश बन गया है जिसने टाइफॉइड कंजुगेट वैक्सीन को अपना राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया है। अगला, भारत ने सिकल सेल बीमारी के लिए पहली स्वदेशी CRISPR जीन थेरेपी लॉन्च की है। इसका क्या नाम दिया गया है? बिरसा मुंडा पर इसका नाम दिया गया है बिरसा 101। ठीक है, इसे CSIR और IGIB इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी के द्वारा इसका विकसित किया गया है। तो सिकल सेल बीमारी के लिए पहली स्वदेशी जीन थेरेपी लॉन्च की गई है जिसका नाम दिया गया है बिरसा 101। हाल ही में वर्ष 2010 के बाद पहली बार जर्मनी के हैम्बर्ग में वाइल्ड पोलियो का वायरस सामने आया है। ठीक है, और भारत जो है 2014 में पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है। और देखेंगे कि जर्मनी में भी कई सारे देश जो है पूरे जो हैं पोलियो मुक्त हो चुके हैं। सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये 2 देश में वाइल्ड पोलियो के अभी भी वायरस कभी कभी देखने को मिलते हैं। जर्मनी में 2010 ईस्वी के बाद पहली बार 15 सालों के बाद जर्मनी के हैम्बर्ग में इसका वायरस देखने को मिला है। भारत 2014 में ही पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है। अगला है, COP30 सम्मेलन के दौरान ब्राजील ने बेलेम हेल्थ एक्शन प्लान पेश किया जो पूर्णतः स्वास्थ्य पर केंद्रित पहला अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन फ्रेमवर्क है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि स्वास्थ्य से पर केंद्रित पहला अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन फ्रेमवर्क किस देश के द्वारा पेश किया गया? ब्राजील के द्वारा। किस सम्मेलन में? तो COP30 सम्मेलन के दौरान। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, हेल्थ से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है पर्यावरण और पारिस्थितिकी। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025। पर्यावरण पारिस्थितिकी के अंतर्गत जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 को हम लोग देखें तो जर्मन वॉच के द्वारा जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 जारी किया गया है। जर्मन वॉच के द्वारा शीर्ष प्रभावित देश में पहले नंबर पर है डोमिनिका, दूसरे नंबर पर है म्यांमार और तीसरे नंबर पर है होंडुरास। भारत 9वें स्थान पे है। ठीक है, तो जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया गया जिसमें भारत 9वें स्थान पे है। टाइफून कालमेगी। कालमेगी दक्षिण चीन सागर में बनने वाला 13वां टाइफून है। ठीक है, फिलीपींस और वियतनाम में इसका प्रभाव देखने को मिला है। तो दक्षिण चीन सागर में बनने वाला 13वां टाइफून है टाइफून कालमेगी। भारत में इसे चक्रवात के नाम से जाना जाता है। वैश्विक मीथेन स्थिति रिपोर्ट 2025। देखिए, वैश्विक मीथेन स्थिति रिपोर्ट 2025 कुछ ज़्यादा इसमें आपको ध्यान में नहीं रखना, बस ये समझना कि किसके द्वारा जारी की जाती है। तो UNEP और CCAC के द्वारा जारी की जाती है जिसका पूरा नाम है क्लाइमेट एंड क्लियर एयर कोलिजन। ठीक है, रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व मीथेन उत्सर्जन में कमी लाने की दिशा में तो कार्य कर रहा है, लेकिन हमने 2030 ईस्वी तक मीथेन में 30% कटौती का लक्ष्य रखा गया है और उस दिशा में यह प्रगति जो है काफ़ी धीमी है। ठीक है, तो इस पर चिंता व्यक्त की गई है। अगला रिपोर्ट लेकिन महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट UN उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट के अनुसार 23-24 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि के मामले में भारत विश्व में पहले नंबर पे, वृद्धि के मामले में विश्व में पहले नंबर पे है 23-24 में। ठीक है, सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि जो हुई है वह भारत में हुई है, दूसरे नंबर पे चाइना में हुई है। लेकिन अगर आप प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो प्रतिशत के हिसाब से भारत इंडोनेशिया के बाद दूसरे स्थान पे है। ओवरऑल अगर ग्रीन हाउस उत्सर्जन देखेंगे तो ओवरऑल ग्रीन हाउस उत्सर्जन सबसे ज़्यादा चाइना में और दूसरे नंबर पे अमेरिका में होता है। लेकिन 23-24 में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की वृद्धि के मामले में आप देखेंगे तो वृद्धि में पहले नंबर पे है इंडिया और दूसरे नंबर पे है चाइना। लेकिन सबसे ज़्यादा वैश्विक उत्सर्जन में हिस्सेदारी देखेंगे तो पहले नंबर पे है चाइना और दूसरे नंबर पे है अमेरिका। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारत के ग्रेट निकोबार आइलैंड पर
लाइकोडॉन इरविनी की खोज की गई है। यह सांप की एक प्रजाति है। अगला पॉइंट है, बिहार की गोगाबिल झील 94वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, हालांकि आज जो है वह भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री जो हैं उनके द्वारा ट्वीट किया गया है कि 2 नए रामसर स्थल घोषित किए गए हैं, लेकिन उसके बारे में स्पष्ट जानकारी अभी न्यूज़पेपर में आई नहीं थी और कहीं पर भी सोशल मीडिया पे, तो उसे हमने शामिल नहीं किया है और उसके पहले नोट्स तैयार कर लिया गया था। ठीक है, तो वर्तमान समय में हालांकि अब हो चुके हैं 96 रामसर स्थल पूरे भारत में। ठीक है, तो पूरे भारत का 94वां रामसर स्थल और बिहार का 6वां रामसर स्थल कौन सा है? गोगाबिल। कहाँ पर स्थित है? कटिहार में। ठीक है, यह नेचुरल ऑक्सबो झील है। बिहार में अब कुल 6 रामसर स्थल हो चुके हैं। पहला कांवर झील बेगूसराय, दूसरा नागी जमुई, तीसरा नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई, चौथा गोकुल जलाशय बक्सर, 5वां उदयपुर झील पश्चिम चंपारण और 6ठा गोगाबिल झील कटिहार। तो बिहार में वर्तमान समय में रामसर स्थल की संख्या कितनी है? 6। ठीक है, यह भारत का 94वां रामसर स्थल है। पूरे भारत में रामसर स्थल की संख्या देखा जाए तो हो चुकी है 96। अगले महीने में इसके बारे में जो 2 नए ऐड किए गए उसके बारे में डिटेल जानकारी दी जाएगी। ठीक है, पूरे देश भर में देखा जाए तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल जो है वह तमिलनाडु में है, रामसर स्थल 20। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल पूरे भारत में नंबर 1 पे है तमिलनाडु, 20 इसमें रामसर स्थल शामिल हैं। दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर 10 रामसर स्थल हैं और तीसरे नंबर पे अब आ गया है बिहार, जहाँ पर 6 रामसर स्थल हैं। पूरे देश भर में 96 हैं। 95वां जो रामसर स्थल है वह है कोपरा जलाशय बिलासपुर छत्तीसगढ़ का और 96 जो रामसर स्थल है वह है राजस्थान अलवर का सिलीसेड झील। यह जो कोपरा जलाशय जो है छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय या छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, लेकिन पूरे देश भर में देखा जाए तो पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में है 20, दूसरे नंबर पे यूपी में 10 और तीसरे नंबर पे रामसर साइट के दृष्टिकोण से बिहार, जहाँ पर 6 रामसर स्थल हैं। ठीक है, देखिए ये मिट गया है, इससे आप लोग कर लेंगे। वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025। ठीक है, FAO के द्वारा जारी की गई है रिपोर्ट। कुल वैश्विक वन क्षेत्र 4.14 बिलियन हेक्टेयर है, कुल वैश्विक वन क्षेत्र। ठीक है, पूरे वैश्विक भूभाग का 32%, 4.14 बिलियन हेक्टेयर कुल वन क्षेत्र है। भारत विश्व में 9वें स्थान पर है वन क्षेत्र के दृष्टिकोण से और वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में भारत जो है वह तीसरे स्थान पर है। कुल वन क्षेत्र के दृष्टिकोण से भारत 9वें स्थान पर और वन क्षेत्र वृद्धि के दृष्टिकोण से भारत तीसरे स्थान पर है। पूरे विश्व में कुल भूभाग का 32% भूभाग जो है वह वन क्षेत्र से आच्छादित है। FAO के द्वारा यह डेटा जारी की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रतियोगिता दर्पण से संबंधित राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, खेलकूद, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पारिस्थितिकी, महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, ठीक है, ये सारे यहाँ पे डिस्कशन फिनिश होता है। अब हम लोग स्मरणीय तथ्य को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो पेड ग्रुप जो बना हुआ 399 का, उसमें ये तो PDF दिया जाएगा। इसके अलावा जो सार संग्रह है और करेंट अफेयर से संबंधित जो MCQ है मैगजीन में जो दिए होते हैं वो सभी वहाँ पर पेड ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए स्मरणीय तथ्य हम लोग देख लेते हैं। पहला है राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 आयोजन कहाँ पे किया गया? यशोभूमि नई दिल्ली में। एक बात और ध्यान देंगे, राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 का आयोजन 8 से 9 नवंबर 2025 के बीच में किया गया है, जिसका थीम था सतत शहरी विकास और शासन। ठीक है, तो राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 8 से 9 नवंबर 2025 के बीच में यशोभूमि नई दिल्ली में और इसका विषय था सतत शहरी विकास और शासन। दूसरा पॉइंट जिसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने पर इसका शताब्दी समारोह कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में। ठीक है, भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अगर देखा जाए तो 7 नवंबर 1925 को राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की गठन की गई थी और इसके जगह राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नाम बदलकर 2009 ईस्वी में हॉकी इंडिया कर दिया गया था। ठीक है ना, और इसका अगर देखा जाए हॉकी टीम का परफॉर्मेंस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो इसने भारतीय हॉकी टीम ने 8 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 13 ओलंपिक पदक जीते हैं। अपने 100 साल के सफर के दौरान 13 ओलंपिक पदक इसने जीते हैं।
रिसस मकाक को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की कौन सी अनुसूची में पुनः शामिल करने की घोषणा की गई है? तो अनुसूची 2 में शामिल करने की घोषणा की गई है। और IUCN रेड लिस्ट में रिसस मैकॉक की स्थिति लिस्ट कंसर्न सबसे कम चिंताजनक वाली सूची में इसे शामिल किया गया है। अगला महत्वपूर्ण है प्रोफेसर वैद्यस्वरण राजारामन, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो 1998 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किसे प्रथम स्थान मिला है? तो पहले नंबर पे है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे है गुजरात और तीसरे नंबर पे है हरियाणा। पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे गुजरात और तीसरे नंबर पे है हरियाणा। शहरी राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 के दौरान शुभारंभ डंप साइट उपचार त्वरक कार्यक्रम के तहत किस वर्ष तक सामुदायिक और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मूल्यवान शहरी भूमि को पुनः प्राप्त करना है? वर्ष 2026 ईस्वी तक। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को सारंडा वन के संबंध में क्या निर्देश दिए हैं? वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। IIT बॉम्बे के द्वारा विकसित भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किस तकनीक पर आधारित है? नाइट्रोजन रिक्ति केंद्रों पर। सालुमरथा थिमक्का, जिनका 14 नवंबर 2025 को 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह कर्नाटक की एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं। ठीक है, सालुमरदा थिमक्का कर्नाटक की रहने वाली है, जिसे भारत की वृक्ष महिला के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसीलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत की वृक्ष महिला, आप लोग याद रखेंगे, सवाल पूछा जा सकता है। भारत की वृक्ष महिला के नाम से मशहूर सालुमरदा थिमक्का कहाँ की रहने वाली है? कर्नाटक की, जिनका हाल ही में निधन हुआ है 114 वर्ष की आयु में। गोगाबिल झील, जिसे भारत का 94th रामसर स्थल घोषित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। ठीक है, और यह बिहार के कटिहार में स्थित है। गोगाबिल कटिहार में एक गोमुख आर्द्रभूमि है जो गंगा और महानंदा नदियों के बीच में फैली हुई है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अनुसार 1995 से 2024 ईस्वी के बीच में चरम मौसम की घटनाओं के कारण वैश्विक स्तर पर कितने लाख लोगों की जान गई है? 8.32 लाख लोगों की जान गई है। और इसमें जो है आप देखेंगे तो भारत 9वें स्थान पर स्थित है। हाल ही में वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई है? तो WHO के द्वारा। अभी हमने जस्ट इसको डिस्कस किया था। क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। डेविड सजेले को उनके किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ऊपर हमने डिस्कस किया है फ्लैश के लिए, फ्लैश उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है डेविड सजेले को। ठीक है, और देखेंगे कि बुकर पुरस्कार 2025 के लिए 6 लेखकों को चुना गया था, जिनमें से भारत से देखेंगे तो किरण देसाई, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सन्नी के लेखक जो हैं किरण देसाई, इसको भी चुना गया था। लेसेंट काउंटडाउन रिपोर्ट 2025 के अनुसार 1990 के बाद गर्मी से होने वाली मौत में कितनी वृद्धि हुई है? 23% की वृद्धि हुई है। जेम्स डेवी वाटसन, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, DNA की संरचना खोजने में किसके साथ काम किया है? फ्रांसिस क्रिक के साथ काम किया है। यानी कि DNA संरचना वाटसन और क्रिक। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में शीर्ष रैंक पहले स्थान पर कौन है? तो डेनमार्क पहले स्थान पर है। लेकिन एक और बात आप लोग ध्यान रखेंगे, टॉप 3 में तो कोई भी नहीं है। ठीक है, डेनमार्क ऐसे देखा जाए तो चौथे स्थान पर है, लेकिन चूंकि टॉप 3 में कोई भी देश शामिल नहीं है तो माना जाता है कि सर्वोच्च रैंकिंग डेनमार्क की है। ठीक है, और भारत जो है इसमें 10वां स्थान पर है। भारत कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन में किस क्षेत्र के लिए पुनर्निर्वाचित हुआ है? तो एशिया क्षेत्र के लिए भारत को चुना गया है। हाल ही में सेंटिनल-6B उपग्रह किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया? फाल्कन 9 रॉकेट से। भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ अभ्यास, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था युद्धाभ्यास के दौरान कि गरुड़ भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच में होता है, और इस बार इसका आयोजन जो है फ्रांस में किया गया। किस एयरबेस पे? मोंट द मार्सन एयरबेस पे। कौन सा देश तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है? तो पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है मालदीव। पीढ़ीगत प्रतिबंध क्या होता है उसे समझिए।
पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध या लाइफ टाइम तंबाकू प्रतिबंध एक ऐसी नीति को संदर्भित करता है जो एक नीति निर्धारित तिथि के बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों की खरीद पर अस्थायी रूप से रोक लगाती है। इसका मतलब हुआ कि वह किसी भी उम्र में कानूनी रूप से तंबाकू नहीं खरीद सकता है, यानी कि पीढ़ीगत प्रतिबंध लगा दिया गया है। किस देश में? तो यह लगाया गया है मालदीव में। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रतियोगिता दर्पण जो मैगजीन जो है इसका हमने जनवरी 2025 का जो संस्करण है प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन का, यह संस्करण का डिस्कशन यहाँ पे समाप्त होता है। और आज की मैगजीन के दौरान काफ़ी देखा जाए तो काफ़ी विस्तृत रूप से, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रूप से इसे डिस्कस किया है। इसमें कई सारे हमने सेक्शन को डिस्कस किया है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, साइंस टेक, इकोनॉमी सेक्शन, इकोलॉजी सेक्शन, खेलकूद स्पोर्ट्स सेक्शन, इसके अलावा महत्वपूर्ण दिवस, पुरस्कार, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया गया है और काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव रूप में डिस्कस किया गया है। आगे भी वीडियो इसी प्रकार के आएंगे। इसके पीडीएफ के लिए, चूँकि 27-28 पेज की यह पीडीएफ है, तो इसके पीडीएफ अगर आप लोग वीडियो देख लें और पीडीएफ को 1-2 बार आप रिवाइज कर लेंगे तो पूरी तरीके से आपकी करंट अफेयर कंठस्थ हो जाएगी 1 महीने की। इसके पीडीएफ के लिए आप लोग 8375934036 या 9870564701 दो में से किसी भी नंबर पे कॉल या मैसेज करके इसके पीडीएफ के बारे में आप लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो करंट अफेयर का पेड बैच हमने बताया 399, अगर आप लोग करंट अफेयर का पेड ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पे सारे पीडीएफ जो हैं, ये सारे पीडीएफ वहाँ पे ऑटोमेटिक आपको मिलता रहेगा। और इसके साथ साथ कई सारी चीज़ें भी आपको मिलती रहेगी। प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन आपको जनवरी 2025 से प्रोवाइड किया जाएगा अगले साल तक के लिए, मतलब कि सितंबर अक्टूबर 2026 72वीं पीटी होने तक बिहार करंट अफेयर का आपको प्रत्येक महीने का मिलेगा। परीक्षा मंथन मैगजीन का नोट्स मिलेगा, पीआईबी नोट्स मिलेगा, न्यूज़पेपर का नोट्स ईयरली दिया जाएगा। ठीक है, और विभिन्न एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। और इसके फी के रूप में हमने बताया था कि 399 इसका चार्ज है। 399 दो में से किसी भी नंबर पर आप लोग 399 पे कर सकते हैं। 8375934036 या 9870564701 दो में से किसी भी नंबर पे आप लोग गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम के माध्यम से आप लोग पेमेंट करके किसी भी नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो आपको पेड ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा। आप लोग ज्वाइन करके सारे पीडीएफ को प्राप्त करके डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं या फिर प्रिंट आउट करा सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।